हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने देखा था ईंटें, मनके और अस्थियां, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देखे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखे। आज एक और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन कह लीजिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और वो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी हर चैप्टर के वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और बाकी अभ्यास के क्वेश्चन से अलग होते हैं। तो आज के सेशन में कुछ एमसीक्यूज और कुछ दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को मिला के ऐसे क्वेश्चंस का संग्रह लेकर मैं आया हूं जो आपके परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है या जिसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में रख सकते हैं। इससे पहले कि ये सेशन स्टार्ट करें, एक खास जानकारी यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड्स की पढ़ाई, मिलते जुलते एनसीईआरटी बोर्ड्स की सारी सिलेबस मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त करते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी किताब से पढ़ाई कर रहे हो। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ बने रहिए और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लेगा, जिससे आपका चैप्टर एक बार बेहतरीन तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा और सारे वो महत्वपूर्ण सवाल भी आप देख लेंगे। तो पहला सवाल है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल इसको कहा जाता है जिसके पुरातात्विक तत्व तो मिलते हैं लेकिन लिखित जानकारी नहीं मिलती। हालांकि सिंधु सभ्यता में लिखित जानकारी मिली है पर उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हमें पता चली हो पुरातात्विक सर्वेक्षण या खुदाई से पता चली है। दूसरा सवाल है, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922। देखिए, दो नाम आप बिल्कुल ध्यान से ध्यान रखेंगे, एक राय बहादुर दयाराम साहनी, और एक नाम ध्यान रखेंगे जो यहां पे लिखा हुआ है राखालदास बनर्जी। ठीक है, ये दोनों लोगों ने भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय जो सबसे हेड थे सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई शुरू की थी 1921 में। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा मिल चुका था, इन्होंने हड़प्पा की खुदाई कर दी, और 1922 में राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खुदाई का श्रेय मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इससे आप उसके खुदाई से संबंधित या उसके खोज से संबंधित चीजों को पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। चार्ल्स मैशॉन ने सबसे पहले शुरुआत की, फिर उसमें बर्टन बंधुओं का नाम आया, फिर कनिंघम का नाम आया, और फिर ये महत्वपूर्ण लोग थे जिनकी चर्चा भी हमने की है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1922 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं बिल्कुल मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? सबसे पहले इसमें अन्नागार, ठीक, और यहां क्या है? मोहनजोदड़ो में अन्नागार, इसके साथ क्या क्या मिला है? स्नानागार, जिसको ग्रेट बाथ बोलते हैं, ठीक, नर्तकी त्रिभंगी स्थिति में, त्रिभंगी मुद्रा में, ठीक है, इसके अलावा पुजारी की मूर्ति। तो कम से कम ये चार चीजें तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है मोहनजोदड़ो के संदर्भ में। ठीक है, तो इसका मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ है क्या? स्नानागार, जिसको माना जाता है कि शायद ये धार्मिक आयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो इसको कांस्य युग कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज। ब्रोंज एज। अब ये कांसा बनाया कैसे जाता था? तो कॉपर प्लस टिन, इन दोनों के एलॉय से क्या बनता था? इन दोनों के एलॉय से ब्रोंज या कांसा बनाया जाता था। ठीक है, इसीलिए इसे ब्रोंज एज या कांसा युग भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम ब्रोंज एज, ये बहुत बार स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो कांस्य युग उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर? तो जाहिर सी बात है मोहनजोदड़ो इसका एक सबसे बड़ा और उन्नत। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो राजधानियां थी जहां से सब डील हुआ करता था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा।
तो देखिए सोना, चांदी, तांबा, इन तीनों चीजों का ध्यान था। तांबा खास करके दो जगह से मंगाए जाने की उम्मीद बताई जाती है। एक तो खेतड़ी के खदान जो राजस्थान में है, और ऐसा भी देखा जाता है कि ओमान से भी मंगाया जाता होगा, ऐसी चर्चा है। ठीक है, सोना खास करके दक्षिण भारत से। ठीक है, लेकिन एक चीज से वो विशेष रूप से बिल्कुल परिचित नहीं थे, और वो है लोहा। बिल्कुल भी लोहा के साक्ष्य वहां पर नहीं प्राप्त हुए हैं। आयरन ओर का कोई वहां पर दिखाई नहीं दिया है, बाकी सब चीजें दिखाई दी हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ग, लोहा। ठीक है, बाकी चीजों से परिचित थे, लोहा से वो परिचित नहीं थे। कालीबंगन कहां है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान या बंगाल? तो कालीबंगन राजस्थान में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? हड़प्पा खास करके जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो वो रावी नदी के किनारे है। हालांकि सिंधु के आसपास सारी चीजें थी, इसलिए सिंधु सभ्यता नाम रखा गया, लेकिन हड़प्पा शहर रावी के, अब तो वहां सूखा हुआ जो रावी का पूरा तट था उसके आसपास है। लोथल कहां स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब? तो लोथल गुजरात में है, और खास करके ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध हुआ? कृत्रिम और खास करके बंदरगाह जो है। ठीक है, और गोदी जिसे कहते हैं, जो बड़े बड़े जहाजों के स्थापित होने के लिए रहता है, तो ये गोदी के लिए, और बंदरगाह जो लोथल का था वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। ठीक है, इसके अलावा यहां से अनाज के भी अवशेष मिले हैं, तो ये गुजरात में है। ठीक है, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कालीबंगा? तो कालीबंगा से ही हल का प्रमाण मिलता है। उसके अलावा लकड़ी के भी खिलौने में हलों का प्रमाण मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो इस पर डाला अर्नेस्ट मैके ने। ये बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये उर्दू शब्द है। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। जाहिर सी बात है कि वहां पर बहुत सारे मरे हुए लोगों के अवशेष मिले, इसलिए मृतकों का टीला उर्दू भाषा, ये मोहनजोदड़ो उसका मतलब होता है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? दयाराम साहनी ने जाहिर सी बात है हड़प्पा में कराया था, और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में कराया था। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता है? तो शिव। खास करके यहां पर किसकी मूर्ति में एक जो सिक्का या सील है उस पर एक छवि पाई गई है? पशुपति। पशुपति की यहां पर क्या मिली है? छवि मिली है, जिस पर दिखाया गया है कि एक यौगिक मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा है, और त्रिशूल जैसा एक मुकुट है उनके ऊपर, और कुछ वहां पर पशुओं का आकृति है, बारहसिंगा और इस तरह के। तो ये शिव इसमें सबसे प्रमुख रूप से माने गए हैं। ठीक है, देवी पूजा के भी अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? चीन के, मिस्र के, मेसोपोटामिया या क्रीट? तो तीनों के हैं। क्रीट सभ्यता के ये समकालीन नहीं है, बाकी तीनों के हैं। अब कुछ अति लघु सवाल देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज हुई? तो 1991 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा इसमें जो एक नाम मैंने आपको बताया था वो फिर ध्यान रखिएगा, राखल दास बनर्जी। ये महत्वपूर्ण है, भूलने नहीं चाहिए, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नाम आपको और ध्यान रखने हैं। जेल से चार्ल्स मैसन, इन्होंने सबसे पहले एक पत्रिका में इस बात की चर्चा की कि भाई ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की का यहां पर कोई सभ्यता है या कोई ऐसी चीज दबी हुई हो सकती है। इसके ये 1826 के आसपास की बात है। ठीक है, इसके बाद 1853 के आसपास जब 53 जब रेलवे का काम चल रहा था, तो बहुत प्रमुख बर्टन बंधु 2 इंजीनियर थे। तो इन्होंने जब लाहौर से और कराची के बीच में रेलवे लाइन बन रही थी, तो उसमें पाया कि बहुत सारे पुरानी ईंटें प्राप्त हो रही हैं। उन ईंटों को उसमें इस्तेमाल भी कर लिया। ठीक है, फिर कनिंघम ने इस पर अपना एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें इनिशिएटिव लेकर काम करना शुरू किया, और फाइनली 1921 में जो पुरातत्व विभाग था उसके जो हेड थे सर जॉन मार्शल, ठीक है, इन्होंने बकायदा उत्खनन वहां पर शुरू कराया, और उसमें 2 नाम इनके साथ दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। तो 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, ईयर्स हैं, जिनका आप हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित एक शॉर्ट समरी देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बताइए। मनके क्या होते हैं? माला जैसी आकृति होती थी,
और उसमें बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज होती थी। तो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। इसमें दो तीन चीजें, जैसे एक तो आप समझ लीजिएगा कि जो सेलखड़ी है और कार्लिनियन है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। कार्लिनियन ये सुंदर लाल रंग का जैस्पर स्फटिक जो व्हाइट कलर का चमचमाता हुआ पदार्थ होता है, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी जैसे पत्थर, उसके अलावा तांबा यानी कॉपर, कांसा यानी ब्रोंज, सोने चांदी की धातुएं, शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी चीजें ये मनके बनाने में इस्तेमाल की जाती थी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये कलाविधि थी, इसको हमने डिटेल में चैप्टर में कवर किया है। फिर आता है हड़प्पा पूर्व की वस्तुओं की कोई एक विशेषता बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया जाता था और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। खास करके इस तरह की सड़कें होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यहां बस्तियां होती थी। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि शहर को पूर्व और पश्चिम भाग में बांटा जाता था। ठीक है, तो पूर्व भाग में उधर ऊपर दुर्ग बनाया जाता था, बाकी नीचे के भाग में रिहायशी इलाके होते थे। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल सर्वेयर जनरल थे जिनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, और 1921 जो ईयर था वो ध्यान रखेंगे आप। चलिए, हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया, इसकी विशेषता को उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको पढ़ा नहीं जा सका है अब तक। ठीक है, तो एक ब्राह्मी लिपि होती है, एक होता है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि, ठीक। तो अब इसका ये क्या होता है, ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, लेकिन वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसी में ये लिखा गया है पूरा इसके लिपि को, लेकिन आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पा की लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी जिसमें 375 से 400 के बीच चिन्ह थे। इसमें दाएं से बाएं लिखा जाता था। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको रहस्यमय लिपि कहा गया है और आद्य ऐतिहासिक काल में इसको रखा जाता है। ठीक है जी, चलिए अब थोड़ा लघुत्तरी में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल और कनिंघम के द्वारा अपनाई गई तकनीक में क्या अंतर था। अब देखिए, इसके पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्हें भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। दूसरे जॉन मार्शल जनरल डायरेक्टर बने। जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और इसमें बेसिक अंतर यह रहा कि विधिवत खुदाई जो है वो सर जॉन मार्शल ने शुरू की थी और कनिंघम ने बहुत शॉर्टकट अपनाया था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब स्नानागार क्या है, जिसको हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। तो अब इस ग्रेट बाथ की विशेषता क्या थी, दोनों एक आयताकार आकृति होती थी, दोनों तरफ से सीढ़ियां होती थी और उसको ऐसा माना जाता है कि धार्मिक प्रयोजनों में स्नान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो एक क्या था, दुर्ग पर बहुत बड़े बड़े स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनका आकार कैसा था, 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 मीटर गहरा। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नानागार को भरने के लिए कुओं का प्रबंध था। ठीक, इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों या विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था। जलाशयों में तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी ओर सीढ़ियां थी और इन सभी जलाशयों को मुख्य नालियों से जोड़ा जाता था। तो ये विशेषताएं थी किस चीज की, मोहनजोदड़ो के स्नानागार की। अब है कि पुरातत्वविद शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते थे। अब कैसे शिल्प उत्पादन की पहचान होती थी, तो शिल्प कला के अंदर आभूषण, मूर्ति, औजार बनाना आदि को शामिल किया जाता है। हड़प्पा में मुख्य रूप से मनके, मुहर, बाट बनाए जाते थे, शंख की कटाई की जाती थी और धातु कार्य किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र चुंदड़ो, लोथल और हाल में ही धौलावीरा में छेद करने का औजार मिला है। तो इस तरह से शिल्पकारी के बारे में सारी सूचना वहां से इकट्ठी की जाती थी। अगला सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान समझिए, क्योंकि ये सवाल, ये जो विशेषता है ये सिंधु घाटी सभ्यता को और विशिष्ट बनाती थी और नगरीय नियोजन की इसमें बात आती है। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो जल निकासी प्रणाली क्या है, नियोजित ढंग से नालियों एवं गलियों का निर्माण किया गया था। ठीक, अब उसमें देखो जल निकासी में क्या होता था कि हर घर की गलियों के बगल से छोटी छोटी नालियां निकाली जाती थी, फिर वो नालियां बड़ी नाली में मिलती थी और फिर वो बड़ी नाली पूरे पानी को लेकर बाहर चली जाती थी। तो एक सिस्टमैटिक नियोजित तरीके से जल निकासी थी। तो नियोजित ढंग से नाली और गलियों का निर्माण किया जाता था। नालियों के निर्माण के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था और जो नालियां बनती थी पत्तों कच्चे ईंटों से नहीं, पक्के ईंटों से बनती थी। नालियों को ईंटों से ढका जाता था ताकि कूड़ा करकट से बचाया जाए। वर्षा जल निकास के लिए विशेष प्रबंध किया गया और नालियां किस चीज की थी, पक्के ईंटे की, पक्के ईंटों की नालियां। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, जैसे
भूकंप, तो एक तो ये माना जाता है कि बहुत तगड़ा भूकंप आया होगा और उस भूकंप से वो पूरी सभ्यता समाप्त हो गई होगी। एक ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रूप से लेकर चला जाता है। दूसरा, सिंधु नदी का रास्ता बदलना, ये भी कहा जाता है कि सिंधु नदी ने रास्ता बदला होगा और बहुत तेजी से बाढ़ आई होगी और बाढ़ में सब ढह गए होंगे। फिर एक जलवायु परिवर्तन का भी कंसेप्ट आता है कि इतनी तेजी से जलवायु बदली होगी कि लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए होंगे। वनों की कटाई और आर्यों का आक्रमण, तो आर्यों के आक्रमण से भी ये लगता है कि बाहर से आर्यों ने आक्रमण किया और आक्रमण के बाद वहां के लोग वहां से भागने लगे, मरने लगे और बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। तो ये ऐसे कारण हैं जो हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने का रीजन बताया जाता है, जिसके बारे में अभी भी कोई विस्तृत या पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। अनुमानों के आधार पर ये सारी चीजें कही जाती हैं। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाएं। चर्चा करें कि इन पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जाता था। तो मनकों को कार्नेलियन, जैस्पर, सेलखड़ी, स्फटिक आदि से बनाया जाता था। कुछ मनकों को 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर बनाया जाता था। मनकों का आकार चक्राकार, गोलाकार, बेलनाकार, खंडित आदि होता था और ऊपर से चित्रकारी द्वारा सजावट की जाती थी। पत्थर के प्रकार के अनुसार मनके बनाने की विधि में परिवर्तन आता था, तो जैसे जैसा पत्थर होता था वैसे वैसे इसमें चेंजेस आते थे। और अन्य क्षेत्रों से क्या क्या माल मंगाया जाता था? नागेश्वर और बालाकंड से शंख मंगाए जाते थे। अच्छा, होता क्या था कि कच्चे माल जहां पर मिलते थे वहां पर अभियान भेजे जाते थे, अभियान भेजकर वहां से सामान मंगाया जाता था। कई बार तो वहीं बस्तियां बना ली जाती थी कि उस कच्चे माल को निकाला जाए। लोथन से कार्लेनियल पत्थर, राजस्थान और उत्तर गुजरात से सेलखड़ी, राजस्थान के खेतरी से तांबा, इसके अलावा ओमान से भी तांबा मंगाए जाने की बात की गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। तो इकोनॉमिक टर्म्स में वो क्या करते थे? देखिए, एक तो 2-3 चीजें यहां पर बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। एक तो कृषि प्रधान वो पूरी सभ्यता थी। दूसरा व्यापार, ठीक। तीसरा शिल्पकारी। ये 2-3 चीजें वहां बहुत प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो अन्नागार पाए गए उससे आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े मात्रा में कृषि उत्पादन होता होगा, तो अन्न वहां रखा जाता था। जो व्यापार है, आप देख सकते हैं कि न सिर्फ आंतरिक व्यापार बल्कि बाहरी व्यापार भी, लोथल के बंदरगाह और इस तरह आप देख सकते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं से व्यापार होता था। और शिल्पकारी भी देखी जाती थी, लकड़ी के आइटम, चाहे उसमें इसके अलावा पत्थरों के चीजें, सोने चांदियों के आभूषण, सारी चीजें की जाती थी। ये मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियां देखी गई हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफेद चना आदि उगाते थे। सिंचाई के लिए नहर और कुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की मोहरों में वृषभ बैल की जानकारी मिलती है, तो ऐसा लगता था कि जो कृषि अभियांत्रिकी थी, यानी बैल वगैरह का इस्तेमाल करके जुताई किया जाता था। ठीक, लोग खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया करते थे। कई जगहों पर हल के प्रतिरूप भी मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। कालीबंगन और राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिन्हें देख के लगता है कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर से बने औजारों का प्रयोग फसल की कटाई के लिए किया करते थे। तो ये चीज भी बहुत प्रमुख रूप से देखने के लिए मिली है, जो हड़प्पा निवासियों के आर्थिक गतिविधियों के बारे में समझाती है। अगला सवाल है कि हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातत्वविद किस विधियों का प्रयोग करते थे? हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां से प्राप्त मोहरें किस प्रकार सहायक होती है? संक्षेप में वर्णन किया। बड़ा अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए, मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग भेजी गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए किया जाता था। एक तो इंपॉर्टेंट बात, उदाहरण के लिए अगर कोई सामान एक थैले में डालकर कहीं दूर भेजा जाता था, तो उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था और उस रस्सी पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर मोहर की छाप लगाई जाती थी। तो उससे एक सिक्योरिटी पर्पज होता था। अगर उस मोहर की छाप में कोई परिवर्तन आए तो दर्शाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। ठीक, और साथ ही इससे भेजे जाने वाले की पहचान का पता चलता था। कुछ मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं। मोहर पर पेड़ पौधों को भी पाया गया है। आभूषण से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली है, जिसे मातृ देवी भी कहा गया है। तो ये मोहरें इस तरह का भी रोल अदा करती थी, जो बहुत प्रमुख रूप से देखी गई है सिंधु सभ्यता में। अगला सवाल है, जनरल कनिंघम कौन थे? वह किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए? अब कनिंघम से और सर जॉन मार्शल के बीच की जो यात्रा है वो समझ लीजिए। तो 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। पुरातत्व विभाग वह संस्था है जो एक देश के इतिहास से संबंधित जानकारियों की जांच करता है। इसके पहले डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम बने। इन्हें ही भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है। उन्हें लगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई बड़ी सभ्यता नहीं है, बल्कि छोटी सभ्यता है। हड़प्पा की मोहरों को समझने में असफल रहे, हड़प्पा का काल निर्धारण करने में असफल रहे। उन्होंने हड़प्पा अवशेषों को वैदिक काल से जोड़कर देखा। यही गलती उनसे हो गई, चूक हो गई। ठीक, और जबकि वह उससे भी पुराने थे, उन्होंने केवल लिखित प्रमाणों पर विश्वास किया, जिनकी वजह से वो गलती कर बैठे। और हड़प्पा सभ्यता के तो लिखित प्रमाण बहुत ठीक से पढ़े भी नहीं जा सके हैं।
तो ये कनिंघम से गलती हुई। एक सवाल आप ध्यान रखिएगा कि 1861 में पुरातत्व विभाग बना था, पहले जनरल डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे, तो कनिंघम को कुछ मुहरे, कुछ चीजें वहां से प्राप्त हुई, उन्होंने उसके बारे में कुछ विश्लेषण करने का प्रयास किया, लेकिन हुआ ये कि उनको एक कंफ्यूजन हो गया और उन्होंने क्या किया कि उसको जोड़ दिया किस चीज से, उसको वैदिक काल से जोड़ दिया, जबकि वो था उससे भी पुराना। तो यहां उनसे चूक हो गई, जबकि उन्होंने जो मार्शल था उनसे चूक नहीं हुई। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो के आवासीय भवनों की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आवासीय भवनों में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें दिखाई पड़ती हैं। एक तो दिखाई पड़ता है दुर्ग, ठीक, कैसे बड़े बड़े दुर्ग बनाए गए। दूसरा दिखाई पड़ता है क्या, चबूतरों का इस्तेमाल, चबूतरों का प्रयोग। और क्या दिखाई पड़ता है, प्रकाश की उचित व्यवस्था। ठीक है, ये मैं आपके साथ इसलिए लिख रहा हूं कि कुछ चीजें आप पढ़ने के अलावा साथ साथ में बोल बोल के भी क्लियर कर लें। इसके अलावा क्या दिखाई पड़ता है, हर घर में स्नान घर, रसोई घर, कुएं, ठीक, ये सारी चीजें हर एक घर में आपको दिखाई पड़ती हैं, बाकी तो और आप देखेंगे ही। इसके अलावा आप आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण, सड़क के तरफ घर का दरवाजा ना खुलना। तो मोहनजोदड़ो में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, जैसे मान लीजिए बीच में आंगन है तो एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कमरे बनाए जाते थे। प्रत्येक घर की दीवार के बाहर एक नाली अवश्य होती थी। हर घर में बड़े बड़े आंगन थे। घर में पक्की ईंटों का बना हुआ स्नानाघर होता था। घर के अंदर कुएं का निर्माण होता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिसकी चर्चा मैंने आपकी की, वो यहाँ देखा जाता था। पानी की निकासी के लिए हर घर में नालियों का प्रबंध किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस आंगन का उपयोग खाना पकाने और अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी और दरवाजे आंगन की तरफ खुलते थे। स्नानागार की नालियां बाहर गली की नालियों से जुड़ी होती थी। तो जो जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया से प्लान की गई थी, बहुत नियोजित ढंग से प्लान की गई थी। कई घरों में सीढ़ियां भी मिली हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि वहां मकान 2 मंजिल के भी होते थे। अकेले मोहनजोदड़ो में ही लगभग 700 अलग अलग कुएं प्राप्त हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब अगला सवाल आता है समाधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाधान एवं विलासिता की वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत है। अब ये समाधान का मतलब क्या है, कैसे शव को दफनाया जाता था या शव का अंतिम क्रिया कैसे होती थी। तो इसमें 2-3 प्रक्रियाएं दिखाई पड़ती हैं। उसमें एक तो ये दिखाई पड़ता है कि दफना दिया जाता था, एक ये था कि शव को छोड़ दिया जाता था और जानवर और पक्षियां खा लेते थे तो उसकी हड्डियों को दफनाया जाता था। एक था कि उसको जला के और उसकी अस्थियों को घड़े में रखा जाता था। अब विलासिता की वस्तुएं कैसे पता चलती थी कि शव के साथ क्या क्या चीजें आपने दफनाई हैं, उन चीजों से पता चलता था कि एक बहुत बड़ा वर्ग वाले भी लोग थे, एक दैनिक आवश्यकता वाले लोग थे, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो निम्नलिखित कारणों की वजह से समाधान में विलासिता की वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का बेहतर स्रोत है। यहां पर अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनार कर किया जाता था। पाई गई कब्रों की बनावट एक दूसरे से अलग है। कब्रें अलग अलग तरह की बनती थी। कोई ऐसे कब्र होते थे जो चिनाई की हुई पत्थर से होती थी, बहुत वेल मेंटेन्ड। कुछ ऐसे होती थी जो ऐसे ही दफना दिया गया, तो समझ में आता था कि विशिष्ट आदमी है कि गरीब आदमी है। कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई है, जबकि कई कब्रें सामान्य है। कब्रों में व्यक्तियों के साथ मिट्टी के बर्तन और आभूषण दफना दिए जाते थे, क्योंकि शायद हड़प्पा के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो ज्यादा अमीर होते थे उनसे ज्यादा आभूषण मिले हैं। कब्रों में तांबे के दर्पण, मनके और आभूषण आदि मिले हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थिति जानने के लिए विलासिता की वस्तुएं एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विलासिता की वस्तुओं को जानने के लिए पुरातत्विक में 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक रोजमर्रा की वस्तुएं और एक विलासिता की वस्तुएं। तो क्या क्या वहां से प्राप्त हुई देखिए। चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि आती हैं रोजमर्रा में। इन्हें क्या होता है, इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसा सामान्य पदार्थों से सरलता पूर्वक बनाया जा सकता था। इस प्रकार की वस्तुएं सामान्यतः सभी हड़प्पाई पुरा स्थलों में प्राप्त हुई हैं। अब विलासिता की वस्तुएं क्या थी। विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत वे महंगी अथवा दुर्लभ वस्तुएं सम्मिलित थीं, जिनका निर्माण स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों द्वारा किया जाता था। तो ये 2 तरह की मुख्य रूप से वस्तुएं विभाजित की गई हैं। अब उसमें जो ज्यादा संपन्नवान होते थे उनके पास रोजमर्रा की वस्तुओं के अलावा विलासिता की वस्तुएं भी सावधान से पाई जाती थी। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का विस्तार करिए। अब ये एक बार फिर बहुत विशिष्ट चीजें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताता है कि नगर निर्माण या जो टाउन प्लानिंग थी वो वहां की किस तरह थी। तो यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे मुख्य शहरों में से एक था। यह आधुनिक पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित था। इसका क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर था और मोहनजोदड़ो में नगर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला। ठीक, तो दुर्ग और निचला में एक तो नगर नियोजन में, अब देखिए आप मोहनजोदड़ो का पढ़ के भी वहां का पूरा नगर नियोजन समझ सकते हैं।
तो दो भाग में अगर आप सिटी को देखें तो एक उचला भाग दुर्ग का था और एक निचला भाग जहां पर रिहायशी इलाके में लोग रहा करते थे। ठीक, दुर्ग और निचला शहर कैसा था? तो दुर्ग आकार में छोटा था, इसे ऊंचाई पर बनाया गया था, दुर्ग को चारों तरफ दीवार से घेरा गया था, यह दीवार ही इसे निचले शहर से अलग कर दी थी। तो एक तो ये दुर्ग वाली विशेषता थी। दूसरा निचला शहर क्या था? निचला शहर आकार में दुर्ग से बड़ा था, यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ की मुख्य विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली थी। तो शहर को दो भाग में बांटा गया, एक भाग में दुर्ग और बड़े प्रशासनिक भवनों जैसे चीजों का निर्माण किया जाता था, जहां पर शायद लोग इकट्ठा होते थे, प्रशासनिक कार्यकलाप किया जाता रहा होगा। जो निचला भाग हुआ करता था उसमें किस तरह की व्यवस्था की जाती थी? उसमें रिहायशी इलाके रहते थे, उसमें शायद लोग अपने जीवन यापन करते होंगे, ऐसी विशेषता वहां पर देखी जाती थी। ठीक है, अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन या उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको हम देखते हैं कि क्या क्या मुख्य उपलब्धियां इसकी रही हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन या उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। एक उन्नत नगर योजना, जिसको हम क्या कहते हैं? टाउन प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टाउन प्लानिंग में कई चीजें हैं, जैसे एक समकोण पर ग्रिड पैटर्न में सड़कों का निर्माण, साफ सफाई का ध्यान रखना, जल निकासी की व्यवस्था, घरों की बनावट, दो भाग में विभाजन करना पूरे शहर को, ये सारी चीजें इसमें क्या आती हैं? नगर योजना में आती हैं। अद्भुत भवन निर्माण की कला, भवन निर्माण की कला में और विशिष्टता आप देखें, चबूतरों पर बनाना, बड़े बड़े आंगन बनाना, आंगन के चारों तरफ कमरे बनाना, ठीक है, उसको बेहतर गलियों के साथ जोड़ना, ये सारी चीजें। जल निकास यानी कि जिसको वाटर ड्रेनेज कहते हैं, जल में उसमें क्या था, हर घर से एक नाली निकल के गलियों की नाली में मिलती थी, वो गली की नाली मुख्य नाली में मिलती थी और नालियों को ढका जाता था, पक्के ईंटों से बनाया जाता था, बहुत अद्भुत था। जलाशयों का निर्माण यानी जहां पर पानी इकट्ठा हो सके ऐसे जलाशय पाए गए हैं, कुओं का निर्माण, ये सारी चीजें वहां पर दिखाई पड़ती थी। सार्वजनिक भवन यानी जिसको कम्युनिटी हाउसेस कह सकते हैं, विशाल स्नानागार, अन्न भंडार गृह, सामाजिक जीवन, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं किस चीज में? हड़प्पा सभ्यता में। अब विशाल अगर स्नानागार की बात करें, ठीक है, इसको स्नानागार कर लेंगे, विशाल स्नानागार, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं? दुर्ग पर बहुत बड़े बड़े स्नानागार के अवशेष मिले हैं। इनका आकार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा था। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। तो ये एक तो बहुत महत्वपूर्ण अवशेष पाया गया है जिसको आप ध्यान रखेंगे। स्नानागार को भरने के लिए कुओं का प्रबंध किया जाता था। ठीक है, तो शायद कोई और जलाशय तो मिला नहीं है, तो ऐसा मानते हैं कि कुओं के माध्यम से इस स्नानागार को भरा जाता होगा। ऐसा माना जाता है कि इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए और विशेष अवसरों पर किया जाता था। जलाशयों में तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और उसको मुख्य नालियों से जोड़ा गया था। तो पानी को भरने की व्यवस्था, पानी को निकालने की व्यवस्था, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिली है। निचला शहर जो उसमें देखा गया, उसमें सड़कें हैं तो 4 से 10 मीटर तक चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण कर काटती थी। इतिहासकारों का कहना है कि सड़कों को इस तरह से बनाया जाता था ताकि हवा के जरिए वो अपने आप साफ हो सकें। तो ये चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, जो इनका ये देन है आप कह सकते हैं, या जो उस टेक्नोलॉजी को हम पाते हैं। जल निकासी में नियोजित ढंग से नालियों और गलियों का निर्माण, नालियों के निर्माण के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग, नालियों को ईंटों से ढका जाता था, वर्षा जल निकास के लिए भी विशेष प्रबंध किया जाता था। तो वाटर ड्रेनेज की एक अच्छी चीज वहां से देखने को मिली है। भवन निर्माण में आप कह सकते हैं सफाई का विशेष ध्यान, आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण, प्रत्येक घर की दीवारों के बाहर एक नाली और हर बड़े घर में एक आंगन की व्यवस्था, ये वहां से विशेषता मिली है। अन्य क्या विशेषताएं हैं? यात्रियों के लिए सराय यानी रुकने ठहरने की व्यवस्था, बर्तन पकाने की भट्ठी को शहर से बाहर बनाया जाता कि प्रदूषण न हो, कितना ध्यान रखते थे। गलियों का निर्माण इस तरीके से किया जाता था कि सूर्य की रोशनी कोने तक जा सके। रात को सुरक्षा के लिए पहरेदार, कूड़े को नगरों से बाहर गड्ढे में दबाया जाता था। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, या उस समय एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के क्या क्या तरीके होते थे, या किस किस तरह से एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफेद चना आदि उगाते थे। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की मोहरों में वृषभ, बैल की जानकारी मिलती है। इससे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया करते थे। एक तो ये प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। पशुपालन है, हड़प्पा स्थलों से मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर जैसे जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग इन जानवरों को पालते थे। शिकार की बात करें तो यहाँ पर मछली, पक्षी और जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिनसे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा के निवासी जानवरों का भी मांस खाया करते थे। सिंधु और पंजाब के प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी में कृषि कार्य और अच्छे तरीके से हो जाता था, ये यहां पर दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं पर प्रभाव डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धार्मिक विशेषताओं की बात करें
तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। वहां पर 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं लिख रहा हूं। एक तो प्रकृति की पूजा, शिव पूजा, देवी पूजा, ये 3 इंपॉर्टेंट रूप से धार्मिक वहां पर क्या पाया गया है, आप कह सकते हैं कि विश्वास देखने को मिला है। कुछ मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य यानी पूजा पाठ के दृश्य देखे गए हैं। पेड़ पौधों को पाया गया है। आभूषण से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली है जिसे मात्र देवी कहा गया है, तो देवी पूजा भी दिखाई पड़ता है। आर्थिक अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफेद चना आदि उगाया जाता था। सिंचाई के लिए नहर और कुओं का प्रयोग। हड़प्पा की मोहरों से वृषभ बैल मिला है, तो माना जाता था कि खेत की जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता होगा। कई जगहों पर हल के प्रतिरूप मिले हैं जिनसे पता चलता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती होगी, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पशुपालन की बात करें तो हड़प्पा स्थलों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर जैसे जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग इन जानवरों को पालते थे। यहाँ पर मछली, पक्षियों एवं जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के निवासी जानवरों का मांस खाया करते थे। तो ऐसा भी देखने को मिला है कि जानवरों का मांस खाना और शिकार करना ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप से देखा जाता था। तो ये एक महत्वपूर्ण सेशन में आपके सामने लेकर आया था, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को टच करने का प्रयास किया है। हमने कोशिश किया है कि आप इजीली समझ सकें कि किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं या किस तरह के लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि सेशन आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। किसी चैप्टर, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई आप क्वेश्चन या समस्या अगर आपको कंफ्यूजन इस चैप्टर में तो उसको भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक और खास बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप सीबीएसई 7 to 12 हिंदी या क्लास 12 सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां आप राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगी, सीबीएसई पर और स्टेट बोर्ड, यूपी बिहार बोर्ड से सारे कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें आप यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से क्लासेस स्टार्ट करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि ये 100% निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सिर्फ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और सारे के सारे चैप्टर निःशुल्क रूप से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।